हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 24। 19 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद 20 क्वेश्चन है। 4 years एगो राम 2 टाइम्स है श्याम का, मतलब राम और श्याम। अगर श्याम 1 है तो राम हो जाएगा 2, और ये कब का है? 4 साल पहले का है, तो p-4। उसके बाद 6 साल बाद तो हम ले लेंगे p+6। 6 साल बाद राम हो जाएगा 1.5 टाइम्स हो जाएगा 1.5 मतलब 15 डिवाइड में, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। फिर 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 बार और ये 2 बार, तो 3/2 टाइम्स हो जाएगा राम। अगर हम श्याम को 1 मान लें तो राम हो जाएगा 3/2। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में, इसको हम एक कंप्लीट नंबर बना लेते हैं। तो इसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम, और इस 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 1 × 2 2। तो 6 साल बाद का राम और श्याम का रेशो आ गया p+6 का आ गया 3:2। इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं, 2 और 3 का डिफरेंस और 1 और 2 का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 1 आ जाएगा, और 2 और 1 का डिफरेंस भी 1 है, तो डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। पहले 4 साल था, प्रेजेंट में आने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा। फिर 6 साल आगे जाने के लिए फिर से +6 करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा? 10। तो डिफरेंस के बराबर हम लिख देंगे 10। यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालनी है राम और श्याम की, तो या तो हम 4 साल पहले वाले रेशो से निकाल लें या 6 साल बाद के रेशो से। हम 4 साल पहले वाले रेशो से निकाल रहे हैं। 1 = 10 है, तो 2 = कितना हो जाएगा? 10 × 2 मतलब 20। तो ये आ गई राम की एज। और श्याम का रेशो कितना है? 1, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, तो श्याम आ जाएगा 10। अब ये है 4 साल पहले की, पर हमें प्रेजेंट में लेके आएंगे तो 4 इस दोनों में ऐड करना पड़ेगा। 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 10 में तो ये हो जाएगा 14। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज जाएगी 24 और 14। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है ए इज थ्राइस, मतलब ए 3 गुना ज्यादा अच्छा वर्कमैन है बी की कंपैरिजन में। मतलब ए रेशो बी कितना हो जाएगा? अगर बी को हम 1 मान ले तो ए हो जाएगा 3:1। और ये किस चीज का रेशो है? एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। और कार्य क्षमता क्या होती है? एक दिन का काम 1 डे वर्क, और ये दोनों मिलकर काम को 18 दिन में कर लेते हैं। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लें। ए का एक दिन का काम है 3 और बी का एक दिन का है 1, तो दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का दोनों का 1 डे वर्क हो जाएगा 4, 3 + 1 4, और ये दोनों 18 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 4 करते हैं तो 18 दिन में कितना कर लेंगे? 18 × 4, ये हो जाएगा टोटल वर्क 4 × 18। अब इसी टोटल वर्क को करना है ए को, तो ए कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल वर्क है ये, और ए का एक दिन का काम है 3, तो ए को कितने दिन लग जाएंगे टोटल? इसमें 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24। आंसर हो जाएगा 24, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर हम इसको मैंडे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। टोटल वर्क था हमारा 4 × 18, तो टोटल वर्क हो गया 4 × 18। अब इसको करना है किसको? ए को करना है, और ए का एक दिन का काम हमें मालूम है, तो 3। ये a × d हम मान लेते हैं, d दिन लग रहा है उसे और a को करना है, तो a को d डेज लग रहे हैं। चेन रूल के मैन, डे, आवर्स और डिवाइड में वर्क, इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं हम। तो मैन क्या हो गया? a, और डे की जगह पे लिख दिया हमने d। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है 4 × 18, a की जगह पर हम रख देंगे 3, क्योंकि एक दिन का काम ही है ये 3, और उसे दिन लग रहे हैं टोटल d। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें 6 बार, तो 6 × 4 24 डेज आ जाएंगे जितने में ए कंप्लीट करेगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए इज ट्वाइस, बी से ए 2 टाइम्स फास्ट है और सी से बी 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो अगर किसी जर्नी को 54 मिनट में कंप्लीट कर लेता है सी, तो उसी को बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ये हो गया ए, बी और सी। इस तरह क्वेश्चन को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी देखते हैं, तो बी और सी में हम देख रहे हैं, तो b 3 गुना है, अगर हम c को 1 मान लें तो b हो जाएगा 3। फिर a दुगना है b से, तो b में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 6। अब ये किस चीज का रेशो आया? ये आया है स्पीड का रेशो। अब स्पीड का रेशो मिल गया, तो यहाँ से हम टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, में चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी या डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ से हम केवल s और केवल t को देखें, तो s और t में क्या रिलेशन बन रहा है? ये 1/t
इस तरह से हो रहा है, मतलब s के व्युत्क्रम में या इनवर्स में जा रहा है t, 1/, में जा रहा है। तो अगर हमें s मालूम है, उसमें 1/, में लिख के हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पीड है 6, तो टाइम हो जाएगा 1/6। यहाँ पर 3 है तो इसके लिए टाइम हो जाएगा 1/3, और इसके लिए 1 है तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब 1 ही रहेगा वो। अब ये सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में इन सबको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का, उसका मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 6 का जाएगा 6, तो इन सब में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें। 6 इंटू 6, और इसमें भी इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 3 से ये 2 बार कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2, और 1 इंटू 6 ये 6। तो ये नया वाला टाइम का रेशो आ गया है, दोनों सेम ही, बस हमने कंप्लीट नंबर बना लिया। अब यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सी को जितना टाइम लग रहा है वो दिया गया है 54 मिनट। 54 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो सी का टाइम का रेशो है 6, तो 6 के बराबर में हम 54 को लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम का रेशो और टोटल टाइम वही लिखा है हमने। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें हम। 6 से कैंसिल होगा 9 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमें बताना है बी के लिए, तो बी का टाइम का रेशो है 2। 1 इक्वल टू 9 है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 18। आंसर आ जाएगा 18 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंट में, वर्तमान में, जेगन और बाला। जेगन के लिए जे लिख लिया और बाला के लिए बी। इन दोनों का रेशो दिया है एज का 4:5, और 8 साल बाद जेगन की एज दी गई है 28, तो 8 साल बाद की दी गई है 28, तो हम प्रेजेंट में ले आए, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8 कर दो, तो ये हो जाएगी 20। तो ये हो गई अभी प्रेजेंट की एज 20। तो हमें बाला की एज बतानी है, तो जब 4 इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 5 से कैंसिल कर दें तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 5, पर हमें 5 की वैल्यू बतानी है, तो 1 इक्वल टू 5 है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, तो बाला की एज जाएगी 25, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इस पूरे को डिवाइड हमें करना है 7ABC से, तो 56, a की पावर 4, b की पावर 3 और c, इसको डिवाइड करना है हमें 7a, b और c से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 56 कैंसिल करेंगे 7 से, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। उसके बाद a और a देखें, ये 4 है, नीचे एक a है, ऊपर 4 है, तो एक हम माइनस कर दें तो ऊपर बचेंगे a की पावर 3। अब यहाँ पर b 3 है, नीचे 1 है, तो एक हम माइनस कर दें, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b स्क्वायर, और c से c कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 8a3b², थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 क्लासेस हैं ए बी सी, इन सब में एक टेस्ट हुआ, तो क्लासेस के स्टूडेंट्स का एवरेज या औसत दिया है 84, ए का दिया है 84, बी का एवरेज दिया है 77 और सी का 86। अगर ए और बी दोनों का एवरेज है 80 और बी और सी का है 82, तो सभी तीनों क्लासेस का एवरेज कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड मानकर भी कर सकते हैं, ए को एक्स मान लें, बी को वाई और सी को जेड, पर उस थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। इसके अलावा हम इसको मिक्सचर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, मिश्रण से। यहाँ पर सबसे पहले ए और बी दोनों का साथ में दिया गया है, तो हम ए और बी को पहले ले लेते हैं। ए का एवरेज है 84 और बी का है 77, और ए और बी दोनों का साथ में कंबाइन है 80। तो मिश्रण वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, यह आ जाएगा 3, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, आ जाएगा 4। तो ए और बी का रेशो आ गया 3:4, मतलब ए और बी 3:4 में मिलाए गए होंगे, मतलब उनकी संख्या का रेशो आ गया 3:4। इसी तरह से हम बी और सी का निकाल लेते हैं। बी का एवरेज 77 और सी का है 86, और बी और सी का साथ में कंबाइन दिया गया है 82, तो यहाँ से बी और सी का रेशो हम साथ में निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ यह आ जाएगा 4, और 77 और इनका डिफरेंस यह आ जाएगा 5, तो बी और सी का रेशो आ जाएगा 5। अब ये है ए का, ये है बी का, और ये है बी और सी। ए रेशो बी हमें मालूम है और बी रेशो सी भी हमें मालूम है, तो इससे हम ए बी सी तीनों का रेशो निकाल सकते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ पर बी और बी देखें तो दोनों सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेम है। तो ए आ जाएगा 3, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 5, मतलब ए बी सी में अंक इस रेशो में होंगे 3 4 5 में। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तीनों क्लासेस का एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, हम जो सम होता है उसमें हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, इसी तरह से निकाला जाता है एवरेज।
तो सबसे पहले हमें इन तीनों क्लासेस का सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें एवरेज में और नंबर में। तो 3 में हम मल्टीप्लाई कर दें ए का जो एवरेज दिया गया है वो है 84 का, और 4 में 77 का, और सी में करेंगे 86 का मल्टीप्लाई। 84 इंटू 3, 3 4 जो 12, 24 और 25 प्लस 4 7 28, 28 और 9 30, 308 आ गया, प्लस 30, 5 8 जा 40 तो 43। ये आ गया सभी क्लासेस का सम। इन सबको प्लस कर दें हम, ये आ जाएगा 0, तो ये 4 और 9 हो जाएंगे, ये 9 9 9 0 सम आ गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि तीनों क्लासेस का साथ में एवरेज पूछा है, तो हमें सभी क्लासेस का सम निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी तीनों का सम आ गया 990, और हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना निकला था, 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 4 और 5 हो जाएंगे 12। इसको कैंसिल करेंगे 12 से तो 8 बार, 3 बचेंगे 30, 2 बार 24, फिर 5 बार 60, तो 82.5 एवरेज आ जाएगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रूम है, उसकी हाइट ऊंचाई इस हाइट को हम h मान लेते हैं, h इक्वल टू, तो हाइट कितनी दी गई है 1/5 है, लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे, उसका 1/5 करने पर बराबर होगी हाइट की। मतलब 1/5 हम कर दें किसका, लंबाई और चौड़ाई की सम का। लेंथ हमने मान ली l और चौड़ाई मान ली b, तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ पेपरिंग इट, जो रूम की चारों दीवारें हैं उस पर पेपर करने की कॉस्ट है 640, टोटल आए हैं, और रेट कितनी है 4। तो हाइट ऑफ द रूम, रूम की ऊंचाई क्या हो जाएगी। रूम है, रूम क्या होता है, एक घनाभ होता है या क्यूबॉइड होता है। इस तरह से होगा रूम, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई, ये वाली लाइन। अब इस पर हमें पेपर करना है, कागज करना है, तो किस पर, दीवालों पर करना है। इस ऊपर वाली छत पर और नीचे वाले फर्श पर नहीं करना है, हमें केवल इतने वाले पार्ट पर करना है। इस पर और इसके पीछे भी होगी एक उस दीवार पर, और इस दीवार पर और इसके पीछे होगी ये वाली इधर, मतलब 4 होंगी। तो इसके लिए हमें इन चारों का एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस एक दीवार पर देखें तो एक क्या बन रहा है, एक आयत या रेक्टेंगल बन रहा है, इतना इतना। तो इसके लिए केवल इस दीवार के लिए लंबाई चौड़ाई हो जाएगी l और h। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा LH। और सेम टू सेम इसके पीछे भी एक इस तरह से दीवार बनी होगी, तो उसका भी हो जाएगा LH। अब इसके बाद हमें ये वाली दीवार देखनी है, इसके लिए लंबाई चौड़ाई हो जाएगी b और h, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा b और h। इसी तरह से इसके पीछे ये वाली दीवार भी होगी, तो इसका एरिया भी सेम हो जाएगा b और h। अब इनको प्लस करना है, LH LH 2LH हो गए, प्लस BH और BH 2BH हो गए। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, 2 है कॉमन यहाँ पर, और और H कॉमन है, तो H कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर L, ये 2 और H हट गए तो बचा L। यहाँ पर ये B भी है ना साथ में, 2BH है, तो 2 और H हट गए तो बचा B। ये होगा फॉर्मूला, या फिर एरिया हम इससे निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं कि चारों दीवारों का एरिया हो जाता है किसी भी कमरे का 2H इंटू L प्लस B। अब हमें इसी एरिया पर पेपर लगाना है, और इसकी रेट हमें दी गई है 4। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 4। टोटल एरिया है हमारा कितना A, क्योंकि इतने में हमें लगाना है, और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी वो क्वेश्चन में दी गई है 640, तो 640 के बराबर आ जाएगी टोटल कीमत। अब यहाँ पर इस A की जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 2H L प्लस B इक्वल टू 640। हमें हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो h को हम हटाएंगे नहीं, l प्लस बी की जगह हम वैल्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन में दिया गया था h इक्वल टू ये दिया है, तो यहाँ से हम l प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई कर दें h में, 5h, तो l प्लस बी बराबर आ जाएगा 5h। तो l प्लस बी की जगह यहाँ पर हम रख रहे हैं 5h। 4 इंटू 2h सेम, l प्लस बी की जगह पर रख रहे हैं 5 इंटू h इक्वल टू 640। अब यहाँ से हम कैंसिल कर दें, 4 से 640 को कैंसिल करेंगे तो 16 बार और 0। अब यहाँ पर 2 और 5 है, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो वो 10 वाला 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या बचा, केवल h और h।
तो हो जाएगा h इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 16, तो h की पावर 2 है, यहाँ से हम 16 का रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, इस साइड लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 मतलब रूट, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ गई 4। प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन दूरी या फिर लंबाई चौड़ाई को हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, तो प्लस का आ जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसका एवरेज या औसत निकालना है, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या होता है कि हम इन सबका प्लस कर लें, प्लस हम केवल लास्ट के डिजिट का करेंगे, 6 और 8 14, 14 की 4, 4 और 9 13, 13 की 3, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 में हम 0 ले रहे हैं, 0 और 3 हो जाएंगे 3, और 3 और 3 6, इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में हमें 6 मिलेगा। अभी एवरेज दिया गया है, एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें सम के बराबर वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ हमें 6 मिल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, 3 का 6 में तो 8 मिलेगा, 9 का 6 में तो 4 मिलेगा, 6 इंटू 6 6 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें दो जगह पर 6 मिल रहा है, इसका मतलब इससे आंसर नहीं आएगा, टोटल हमें जिस तरह से करते हैं इन सबको प्लस करना पड़ेगा, ये सम हो जाएगा सबका और डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो आंसर आ जाएगा इसका 36। नेक्स्ट है एक प्रोग्रामर है, उसके टाइम को डिवाइड किया गया है 1/6, 1/6 वो प्लानिंग पर दे रहा है, इसके लिए हम P लिख रहे हैं, 3/8 कोडिंग के लिए और 1/3 डीबगिंग के लिए, और बाकी बचा हुआ वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए देता है। तो सबसे पहले बाकी बचा हुआ टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो 1 में से इन सबको माइनस कर दें हम, दूसरा हम रेशो ले लेते हैं, ये जो पार्ट दिया है 1/6 पार्ट सबसे पहले ले रहा है वो, फिर 3/8 ले रहा है और फिर 1/3 ले रहा है डीबगिंग के लिए। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज उन सबका एलसीएम लेंगे, 6 8 और 3 इनका एलसीएम आ जाएगा 24। तो जब टोटल है 24 तो 1/6 वाले पार्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 24 में मल्टीप्लाई कर दें हम 1/6 का, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह से हम 3/8 का निकाल लेंगे, 24 इंटू 3/8, ये 3 से होगा, 3 इंटू 3 9, इस तरह से 1/3 के लिए 24 इंटू 1/3 यह आ जाएगा 6, 8 आ जाएगा ये, तो 1/3 वाले पार्ट की वैल्यू आ गई 8। तो टोटल पार्ट है 24, इसमें से एक हिस्सा वो दे देता है 4 टाइम, एक हिस्से पर दे देता है, दूसरे हिस्से पर 9 और तीसरे पर 8, तो बाकी बचे हुए फोर्थ वाले पार्ट का टाइम कितना होगा, इन सबको प्लस करके 24 में से माइनस कर दो, 9 और 8 17 और 4 21, 21 हो गया, तो बाकी बचा हुआ टाइम क्या हुआ, 24 में से 21 को माइनस कर दो 3, तो बाकी जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें 3 टाइम देता होगा वो, तो बाकी बचा हुआ टाइम जो कि डॉक्यूमेंटेशन पर दे रहा था या दस्तावेज के लिए वो आ गया 3। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेशो हमें निकालना है प्लानिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का। तो प्लानिंग का कौन सा था, ये 1/6 था, इसके लिए हमने 4 निकाला था, तो इसके लिए आ गया 4। डिवाइड में हमें लेना है डॉक्यूमेंटेशन जो है 3, तो 3, तो इसका रेशो आ गया 4:3, आंसर हो जाएगा 3rd। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल पार्ट है 1, इसमें से 1/6 उसने खर्च कर दिया इस पर, तो इसमें से 1/6 मतलब जितना जितना खर्च हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं, 1/6, फिर दूसरा पार्ट में 3/8 दे रहा है, फिर थर्ड पार्ट है 1/3, तो इतना इतना उसने खर्च कर दिया, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ, टोटल में से माइनस कर दिया, टोटल था 1, ये आ गया, बाकी रेस्ट वाला पार्ट हम निकाल रहे हैं, बाकी बचा हुआ। अब 1 माइनस इन सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 3 9, प्लस 24 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 माइनस इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 24, और जब इसे एलसीएम लेके 24 माइनस 21 ये आ जाएगा 3 और डिवाइड में 24, तो बाकी बचा हुआ पार्ट ये आ गया 3/24 जो कि दे रहा था वो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेज के लिए। अब निकालना है प्लानिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का, तो प्लानिंग का कितना था 1/6 था, तो 1/6 डिवाइड में डॉक्यूमेंटेशन का वो निकाला है हमने 3/24। अब 3/24 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, या फिर इसको पहले ही लिख लो, 1/6 पहले ही हमने रेशो में लिख लिया 1/6 और रेशो आ जाएगा 3/24। अब इन रेशो को हमें एक कंप्लीट नंबर में बनाना है, मतलब हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे वाले पार्ट हट जाए, तो हम 24 का मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और यहाँ पर भी 24 का, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और 24 से 24 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3, तो रेशो आ जाएगा 4:3, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है ABC एक ट्राइंगल है,
ए बी सी है तो ये हो जाएगा ए, ये बी और सी। एंगल ए की वैल्यू दी गई है 60, एंगल बी दिया गया है 80। तो जब इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल दिए गए हैं तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों के बराबर में 180 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 60 प्लस बी दिया है 80 प्लस सी इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 आएगा। तो यहाँ बचेगा सी, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। तो सी की वैल्यू आ गई 40। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक बी का और सी का। एंगल बी का समद्विभाजक इस तरह से बनेगा और सी का मतलब जो इन एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे इस तरह से बनेगा। बी का हो गया ये, इसको हम डी नाम दे देते हैं और सी इसको दे दिया ई नाम। ये दोनों ओ पर मिल रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल बी ओ सी बताना है हमें, बी ओ सी इस वाले ट्राइंगल में लेना है। तो जब ये एंगल बी इक्वल टू 80 था, इसका समद्विभाजक है ये, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये इतना पार्ट हो जाएगा 40 और ये बाकी बचा इतना पार्ट भी 40 हो जाएगा। उसी तरह से सी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इतना हो जाएगा 20 और ये 20। तो हमें एंगल ओ निकालना है। हम देख रहे हैं ट्राइंगल बी ओ और सी में, ये बी ओ और सी। तो दो एंगल हमें मालूम है, तीनों को सम करके 180 के बराबर रख देंगे हम। बी प्लस सी और एंगल ओ इक्वल टू बराबर होंगे 180 डिग्री के। बी हमें पता है जो कि है 40। हम ट्राइंगल बी ओ सी में देख रहे हैं तो इसके लिए बी कितना है 40। अब इसमें सी कितना हो जाएगा 20 और ओ हमें मालूम नहीं है, ओ की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 180। यहाँ से ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 60 और 180 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120। तो ओ की वैल्यू आ गई 120। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये वैल्यू दी गई है, हमें के की वैल्यू निकालना है। के ये पावर में लिखा हुआ है 32 की पावर। 32 की पावर क्या है 1/3 इंटू में ये 1/2 की पावर है 2/3 इक्वल टू में है 4 और इसकी पावर है के। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस या आधार समान करने पड़ेंगे। अगर 32 को देखें तो ये 2 की पावर में आता है, ये 2 की पावर में हो सकता है और ये भी 2 की पावर में हो सकता है। तो हम 2 की पावर बनाते हैं सबसे पहले। इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और फिर इसकी भी पावर लगी हुई है 1/3। तो इसकी होल पावर हमने 1/3 लगा दी इंटू। अब ये 1/2 है, इसको हमें 2 में मतलब एक नंबर बनाना है। जब भी कोई नंबर होता है, मान लो a/b हो गया और इसकी पावर कुछ भी है m, अगर हम इन दोनों को पलट देंगे a/b की जगह b/a कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा b/a तो हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, मतलब पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर 1/2 लिखा है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 मतलब क्या, केवल 2 और पावर इसकी 2/3 थी तो माइनस 2/3 हो जाएगी इक्वल टू 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर लगी हुई है k, तो होल पावर में k। अब ये है 2 की पावर 5 और इसके भी ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर के ऊपर जब पावर रहती है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/3 इक्वल टू 2 की पावर, ये इंटू में है, इंटू था साइन, इंटू 2 की पावर माइनस 2/3 इक्वल टू 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई k में कर देंगे, पावर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2k। तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 5/3 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 2/3 इक्वल टू 2 की पावर 2k। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर इंटू में है, इंटू में जब बेस सेम होते हैं तो पावर को हम जोड़ देते हैं। 2 और 2 है, इन दोनों की पावर हम कंबाइन में लिखेंगे लेकिन प्लस करके, तो 5/3 प्लस 2/3 लिखेंगे तो साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो साइन माइनस का लगेगा माइनस 2/3 और फिर इक्वल टू में क्या है 2 की पावर 2k। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल में दी गई हैं, आधार या बेस समान है तो इसकी पावर भी समान हो जाएंगी, मतलब बराबर हो जाएंगी। तो हम इसकी पावर्स को बराबर में लिख देते हैं, माइनस 2/3 इक्वल टू 2k। और बेस सेम था तो वो हमने हटा दिया क्योंकि ऊपर वाली चीज़ हमें इक्वल लिखनी है, k की वैल्यू निकालनी है इसलिए। अब यहाँ से एलसीएम लेके हम करेंगे तो 5 - 2 3/3 हो जाएगा।
3/3 इक्वल टू 2k। ये 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 इक्वल टू 2k आएगा। k की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। ये पैरेललोग्राम हो गया, यह समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल्स की वैल्यू बराबर होती है। और यहाँ पर दिया गया है कि दो अपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, और इन दोनों का सम दिया गया है 140। तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू 140। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 70, x की वैल्यू आ गई 70। तो एक एंगल हमें मालूम चल गया 70। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये हो गया 70 और ये भी 70। अब हमें क्या निकालना है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो तो हमें मालूम चल गए। अब या तो इसकी वैल्यू मालूम चल जाए या इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। और इसमें क्या होता है, जो दो पास पास वाले एंगल्स हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 के बराबर होता है, या कहें आसन्न कोण। तो अगर हम इसको y मान लें तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। 70 प्लस y इक्वल टू 180। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 110। तो y की वैल्यू आ गई 110। तो ये जब 110 है तो ये वाला भी 110 हो जाएगा। तो इसके एंगल्स आ जाएंगे 70 और 110। 70 और 110 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर √2 की वैल्यू दी गई है तो √98 निकालना है। तो √98 निकालने के लिए हमें दो दो की पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकाल लें। 98 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 49 आ गया। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 98 मिलेगा। तो इस √98 की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर दो दो की पेयर बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा वो 7 7 दो हैं तो 7 बाहर निकल गया। इसमें अंदर क्या बचा, √2 इक्वल टू 7 इंटू √2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.4, यहाँ पर हम रखेंगे 1.4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 7 और 9, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट लगा दिया। आंसर हो जाएगा 9.8, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्यूब है, एक घन है, उसकी हर एक साइड को 50% बढ़ाया जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्यूब है, घन है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं तो इसको या तो हम एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। तो हमें % चेंज मिल जाएगा, कितना बढ़ गया एरिया। तो ये कितना हो जाएगा 50। बढ़ा रहे हैं तो हम प्लस का साइन ले रहे हैं, अगर घटा रहे होते तो माइनस ले लेते, -50, पर प्लस लेंगे हम यहाँ पर प्लस। y की वैल्यू भी 50 है, प्लस x और y मतलब दोनों 50 50 हैं तो 50 इंटू 50 डिवाइड में 100। ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 50 और 50 हो जाएंगे 100, और 5 इंटू 5 हो जाएंगे 25। तो 100 प्लस 25 हो जाएंगे 125%। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 125%। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एज जो है साइड है इसकी 50% बढ़ा रहे हैं तो 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2। मतलब उसकी साइड जो थी वो पहले 2 थी और बाद में 1 बढ़ गई। मतलब एक हमें बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है तो 1 बढ़ा देंगे। तो पहले साइड उसकी 2 थी, बाद में 1 और बढ़ गई तो बाद में कितनी हो गई 3। ये हो जाएंगी घन की साइड जो कि मान ली हमने a। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है 6 है तो 6 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसमें तो चेंज आएगा नहीं कभी भी। तो a में चेंज आएगा तो केवल हम a ले रहे हैं, a²। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल पहले 2 था तो 2 का स्क्वायर करना है हमें क्योंकि a² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बाद में कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। पहले इतना था बाद में इतना हो गया तो कितना % का चेंज आ गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे दोनों का। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, और कितने से देखना है, पहले वाले से कंपेयर करना है हमें तो डिवाइड में आ जाएगा 4 और इंटू 100 क्योंकि % निकाल रहे हैं। 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125%। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है इन तीनों डिस्काउंट के लिए 20, 10 और 5।
तो सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। 20% मतलब क्या होता है 1/5 और 1/10, ये 10% मतलब 1/10 और 5% मतलब 1/20, क्योंकि इसमें सब में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएंगी। तो 1/5 के पहले वाले डिस्काउंट के लिए टोटल मतलब पहले कीमत थी 5 और उसमें एक कम कर दी, तो पहले थी 5 और एक कम करके दी तो कितने हो गई 4। फिर दूसरा वाला डिस्काउंट, पहले 10 थी, एक कम कर दी तो 9 बची, मतलब बाद में कीमत 9 हो गई। डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए हम कम कर रहे हैं। अब 5% के लिए 1/20, पहले थी 20, 1 कम कर दी तो बची 19। तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट इन सबको देने के बाद कितना पड़ा। तो इन सब का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहले वाली कॉस्ट मिल जाएगी और इन सब का मल्टीप्लाई तो पहले वाली कॉस्ट मिल जाएगी। तो 5 × 10 × 20 और बाद में कितनी हो गई 4 × 9 × 19। तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 2 0, ये हो जाएगा 19 × 9 171 और 171 का 4 में करेंगे तो 4 4 7 28, 4 और 6 684। तो पहले कॉस्ट इतनी थी, डिस्काउंट देने के बाद ओवरऑल कॉस्ट इतनी हो गई, तो कितने परसेंट कम हुई। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 1000 में से माइनस करते हैं हम 684 को, ये हो जाएगा 6 1 और ये हो जाएगा 3 316 का अंतर आया। तो कितना परसेंट हुआ 316 कम हो गई, लेकिन किस पर, इस पर। पहले तो इतनी थी तो डिवाइड में 1000 और इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक 0 है तो ऊपर एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगी 31.6%। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक सेकंड हैंड कार 3 साल पहले इतने रुपए में खरीदी गई थी और अब उसकी कॉस्ट कम होकर इतनी हो गई है। तो हमें रेट बतानी है कि वो किस रेट से कम हुई पर ईयर, एक साल में। तो पहले कीमत कितनी थी उसकी 62500 और अब कम होने के बाद हो गई 32 और 000। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10 और 5 बार 25, इसे 5 से 6 बार और 4 बार 20, तो रेशो आ गया 125 रेशो 64। अब इसमें या पहले 3 साल पहले खरीदी थी, ये 3 साल पहले है, तो हर साल का लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे। इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ऐसे होगा। ये क्यूब रूट ले रहे हैं हम इसका, क्योंकि 3 साल बोला था, अगर 2 बोला होता तो स्क्वायर रूट ले लेते। तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 और 64 का 4। तो 5 से 4 कम हो रही है, कितना कम हो रही है, डिफरेंस ले लो 1 और डिवाइड में पहले वाली चीज़ लेनी है हमें, तो डिवाइड में 5 × 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20, तो 20% की रेट से कम हुई, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, डॉट 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 मतलब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह से। फिर हमें क्लास बाउंड्री या वर्ग सीमा बताना है 21 30 के लिए। ये क्या है 1 से लेके 10 तक, फिर इसके बाद 11 से लेके 20, फिर 21 to 30 और इस तरह से ये कंटिन्यू है। तो 30 के बाद क्या आ जाएगा 31 प्लस 40, ये माइनस, ये डैश होगा, मतलब माइनस प्लस नहीं है, ये 31 से लेके 40 तक की लिमिट है। फिर इसके बाद 41, इस तरह से चलता जाएगा ये। अब हमें इसके लिए बताना है क्लास बाउंड्री। तो इसके लिए क्लास बाउंड्री किस तरह से होगी, एक तो कम वाली होगी जो इधर होगी और एक ज़्यादा वाली होगी अपर जो राइट साइड होगी। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर बताना है कि कौन सा नंबर होगा। ये 20 है और 21, इसके बीच में कुछ तो होगा। तो क्लास बाउंड्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम 20 का, यहाँ इसकी हाईएस्ट ले ली 20 और इसकी लोअर 20 प्लस 21 को डिवाइड कर देंगे तो लोअर आ जाएगी। और यहाँ के लिए क्या करेंगे 30 प्लस 31 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें 21 30 के लिए लेना पड़ेगा, तो 21 तो लेंगे ही और इसके साथ एक कम वाली लेंगे 20 ले लिया, और 30 के साथ एक ज़्यादा वाली लेंगे तो 31 ले लिया। ये 20 प्लस 21 हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 0 फिर 0.5, तो 20.5 आ गई लोअर बाउंड्री। और 30 प्लस 31 ये हो जाएगा 61 डिवाइड बाय 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 3 या 6 और 1 है तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा दिया हमने, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा तो 5, तो 30.5 आ गई अपर वाली बाउंड्री। तो आंसर हो जाएगा 20.5 30.5 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सर्किल है, इसका डायमीटर या व्यास दिया है 7।
ये सर्किल या वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया और उससे लाइन जा रही है ये, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, डायमीटर जो है 7। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी कोड मतलब जीवा, तो कौन सी जीवा जो होगी वो सबसे पास होगी सेंटर के, केंद्र के सबसे पास, मतलब यहाँ इसके ऊपर तरफ होगी। तो व्रत में क्या होता है, व्रत में जीवा, कई जीवा बनती हैं, ये सेंटर हो गया। जीवा या कोड क्या होती है, जो कि एक मतलब इसकी परिधि के एक साइड से होकर दूसरे साइड को टच करे, ये हो गई ये कोड। अब ये भी एक कोड होगी और ये भी होगी, इस तरह से जीवा बहुत सारी बनती जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर से जितना दूर होगी वो छोटी होगी और जो सेंटर के जितना पास होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो जो इसके सेंटर के सबसे ज्यादा पास है वो सबसे बड़ी होगी। तो हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, तो जो सबसे बड़ी होगी वही सेंटर के सबसे पास में होगी। तो 5, 3, 4.5 सबसे बड़ी है 6, तो 6 सबसे बड़ी होगी और बड़ी है मतलब ये सबसे पास में होगी सेंटर के, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज है या रोम्बस है, इसका पेरीमीटर परिमाप दिया है 54 और इसका एक डायगोनल 10 दिया गया है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो रोम्बस का या समचतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर की फॉर्म में, ये डायगोनल की फॉर्म में 1/2 d1, d1 हो गया पहला डायगोनल इंटू d2 दूसरा डायगोनल या दूसरा विकर्ण, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें एक डायगोनल या एक विकर्ण d1 की वैल्यू तो दी गई है, d2 हमें निकालना पड़ेगा। ये हो गया रोम्बस या समचतुर्भुज, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो इसमें पेरीमीटर दिया गया है हमें, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a इक्वल टू 52, या फिर सभी को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड्स को प्लस करते हैं और हमें दिया गया है तो हम 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 1 4, 4 3 12, 13 हो जाएगी साइड। तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 और ये भी 13, चारों साइड्स बराबर हैं। अब इसमें हमें एक डायगोनल या एक विकर्ण दिया गया है 10 और इसी तरह से दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है। समचतुर्भुज या रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके विकर्ण या डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में काटते हैं और 90 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और दो बराबर भागों में काटेंगे। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये वाला 10 था तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। अब हमें इस वाले की निकालनी है लेंथ। तो हम इसमें इस ट्राइंगल में देख लेते हैं, मान लें ये ए बी और इसको मान लेते हैं कि ओ है, ये सी और डी। तो ए और सी की लेंथ हमें मालूम है, डी और बी की निकालना है। हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ और बी में ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आधार हो गया ये और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 और लंब या परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी। तो हम ओ बी की लेंथ निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के। ओ बी हमें मालूम नहीं है, ओ बी की जगह पर ओ बी स्क्वायर लिख दिया, ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, डायरेक्ट हमने 25 लिख दिया, ये प्लस है, इक्वल टू ए बी की जगह पर 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें तो 169 में से 25 माइनस कर दें तो आ जाएगा 144 और इसका रूट लेंगे हम 144 का, तो ओ बी आ जाएगा 12, तो ये लेंथ आ जाएगी 12। या फिर हम ट्रिपलेट से याद करके भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 होता है 4 और 5, इसके बाद 5 12 और 13 होता है, इसके बाद 8 5 और 17, इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का यूज कहाँ होता है कि एक किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी गई हैं तो तीसरी साइड हम ऐसे ही पता कर सकते हैं याद करके। तो इसमें क्या थी 5 और 13 थी, मतलब 5 और 13 इस वाले में आ रहे, तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी 12 और ये 12 ही निकली है। और जब ये 12 है ओ बी तो ओ डी भी 12 हो जाएगी और इस पूरे विकर्ण की लंबाई निकालें तो 12 प्लस 12 हो जाएगी 24, तो दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ ही मालूम चल गई हमें 24, तो इसमें हम रख देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू d1 पहले से मालूम था जो कि दिया गया था 10 इंटू दूसरा डायगोनल हमने निकाला 12 प्लस 12 24, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और 2 12 आ गया, 12 इंटू 10 120, तो एरिया इसका जाएगा 120, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक 3 डिजिट नंबर, मतलब हम 2a3, इसमें हम जब 3 to 6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5b9, तो a प्लस b की वैल्यू क्या है, और ये कंडीशन दी गई कि 5b9 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5
बी और 9, ये एक नंबर है 3 डिजिट का। अब इसको 9 से डिविजिबल मतलब 9 से डिवाइड होगा, तो कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तब होता है जब उनकी सभी डिजिट को प्लस करने पर जो वैल्यू आए वो 9 से डिवाइड हो तब। तो यहाँ पर हम प्लस करें 9 + 5 14। अब 14 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 14 है, अगर 14 में हम 4 जोड़ दें, 14 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो आ जाएगा 19, 18 आ जाएगा। और 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है, 2 बार डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है बी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर हमने 4 ही क्यों लिया, हम 14 में कुछ और भी तो जोड़ सकते थे, तो भी आ सकता था, मतलब बड़ी वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन हम छोटी से स्टार्ट करते हैं इसलिए हमने 4 जोड़ा। 14 के बाद ऐसा क्या है, मतलब 18 आता है, तो 18 कब आएगा, जब 4 जोड़ देंगे, तो बी की वैल्यू आ गई 4। अब क्या है, 2a 3 है, तो 2a और 3, इसमें जब हम 3 2 6 को प्लस करेंगे, 3 2 और 6 इन सब को जब प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 5b 9, 5b और 9। अब यहाँ पर प्लस करके देखेंगे कि a की वैल्यू क्या आ रही है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 ही आ रहा है, और b हमने निकाल लिया है कि 4 है। तो यहाँ पर a है, तो a में हम क्या, मतलब 2 है, 2 में हम क्या जोड़ें कि नीचे 4 मिल जाए, 2 में क्या प्लस करें कि 4 मिल जाए, तो 2 में हम 2 प्लस कर दें, मतलब a की वैल्यू क्या मान लें 2, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। और इसके बाद भी 2 + 3 5, यहाँ तक भी सही हो रहा है, तो a b आ गई 2 और 4। हमें a + b बताना है, तो 2 और 4 को प्लस कर देंगे 6, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है राम 564 पेन और पेंसिल खरीदता है और हर एक पेन की कीमत है 7 और हर एक पेंसिल की है 3, और टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल कितने हैं 108। तो पेन की कीमत मतलब पेन कितने में खरीदा था उसने, तो यहाँ पर टोटल पेन और पेंसिल की संख्या दी गई है 108, तो हम मान लेते हैं कि पेन है x और पेंसिल है y, इक्वल टू जो कि बराबर है 108 के। अब हर एक पेन की कीमत है 7, तो टोटल नंबर है x, तो 7x पेन प्लस उसके साथ में क्या, हर एक पेंसिल की कीमत है 3, तो y पेंसिल की कितनी हो जाएगी 3y प्लस 3y, और टोटल कॉस्ट बराबर कितनी थी 564 के। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन हमें पहले से मालूम थी, ये है x + y = 108। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या करें, हमें पेन निकालना है, इसका मतलब ये है हम y को सेम कर दें, और दोनों इक्वेशन में y कैसे सेम होगा, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 3 लाना पड़ेगा, तो इस वाली इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नई वाली इक्वेशन क्या आ जाएंगी, 7x + 3y = 564, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 3x + 3 का y में तो 3y, और 3 का 108 में तो हो जाएगा 824, और 3 1 ज़ा 3। अब इनको माइनस कर देंगे, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस का था माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन, तो ये प्लस है ये माइनस है, और सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगी, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू इसमें से तो 0 माइनस करेंगे, 6 में से 2 4, और 5 में से 3 2 2 4 0। अब इसको 4 से यहीं कैंसिल कर दो, 4 6 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो x यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पर ये पूछा था कितने पेन उसने खरीदे थे, कीमत तो पहले से ही दी गई थी 7, तो पेन की संख्या हमने क्या मानी थी x, तो ये x = 60 आया, आंसर हो जाएगा 60। और पेंसिल की संख्या भी निकाल सकते हैं हम, x = 60 है, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या आएगा सॉल्व करने पर, या अगर हम देखें तो इस पूरे को भी खोल सकते हैं, a² + b² + c² है, इसको a b c मान लेंगे और होल स्क्वायर, वैसे भी ओपन कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके बजाय हम इसको पूरे को एक वैल्यू मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कि ये a है और इसे मान लेते हैं कि ये b है, तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया, और इसकी वैल्यू होती है a + b इंटू में a - b, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, तो a² - b² ये तो है ही, अब इसके बराबर में क्या लिखना है a + b, तो पहले a लिखना पड़ेगा, a क्या है ये पूरा, तो a हो जाएगा x² + y² - z², इसके साथ में प्लस करके हमें क्या लिखना है b, तो b है हमारा ये, तो प्लस x² - y² + z², फिर इंटू में है a था ये x² + y² - z²,
फिर माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पर b है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर b की वैल्यू लिखना है। तो इसमें हम जब आगे एक माइनस लगा दिया तो हर एक की साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और y माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और z प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का इंटू हमने पहले ही डायरेक्ट कर दिया इसमें। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, जेड स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ केवल बचा 2x स्क्वायर इंटू में यहाँ पर x और x ये प्लस और माइनस के कैंसिल, y और y ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर, और z माइनस के तो हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर, और ये इसके साथ में इंटू में है। अब 2x का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे 2x स्क्वायर का, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और x स्क्वायर ये y स्क्वायर, फिर माइनस 2 का इंटू इसमें तो 2 इंटू 2 4 x स्क्वायर, और ये z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें निकालना है जिसका क्यूब घन करने पर हमें ये मिले। इसका मतलब ये है कि इसका हम क्यूब रूट निकाल दें। तो 1331 किसका होता है 11 का, और आगे एक माइनस भी लगा तो वो भी लेना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा -11। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलना चाहिए, तो -11 इंटू -11 इंटू -11, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 11 तो हो जाएगा 1331, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो हट गया। इसके बाद ये माइनस बचा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है ये बहुपद, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें हम कितना घटाएं कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये x-3 से कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो जाए। कितना घटाएं मतलब जो लास्ट में बचेगा रिमाइंडर वो हम हटा देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे डिवाइड हम कर रहे हैं उसको 0 के बराबर लिखते हैं, 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे जिसका डिवाइड किया जाना था, तो 7 प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें हम x इक्वल टू 3 रख देंगे, तो आ जाएगा 7 प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 9 प्लस 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 9 36 प्लस 27। अभी 27 और 10 हो जाएंगे 37, और माइनस 36, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो लास्ट में जो बचा है वही हम माइनस कर दें, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो आंसर हो जाएगा 1 फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 24 अगस्त की शिफ्ट 2 का। थैंक यू।